का व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज पेपर 4 वीडियो तो हम लोगों ने बनाए हैं और पेपर 1 के, जिसमें 8 वीडियो बनाने हैं हम लोग को। तो 4 वीडियो के साथ हमने आपको 3 वीडियोस दिए हैं जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स के भी इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। और आज हम 5वां वीडियो, मतलब जो 8 थे 4 हम लोग ने पढ़ाए पेपर 1 में। अब हम पेपर 1 में ही नेक्स्ट 4 वीडियो को देखते हैं कि वो 4 वीडियो हमारे क्या हैं। तो वो 4 वीडियो आपके, अगर आप चैप्टर से देखें तो चैप्टर तो आपका तरंग गति एवं ध्वनिका सिद्धांत ही है। और इसमें कक्षा 12 में 4 पेपर में मैंने आपको एक डॉपलर का सिद्धांत तो पढ़ा ही दिया है। तो इसमें अब बचता है तरंगों का आधारोपण, तरंगों का विवर्तन, ध्वनि तरंगों का विस्पंदन और अप्रगामी तरंग। डॉपलर प्रभाव तो मैंने आपको बता दिया। तो यही 4 चैप्टर हैं, छोटे छोटे हैं। आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तरंगों का अध्यारोपण, बहुत इम्पोर्टेंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो अध्यारोपण क्या है कि जब प्रगामी तरंगें जो होती हैं किसी माध्यम में एक ही साथ, परंतु एक दूसरे की गति को बिना प्रभावित किए चलती ही हैं। प्रगामी तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक दूसरे को की गति को प्रभावित भी नहीं करती हैं और चलती हैं। अतः जब 2 तरंगें एक साथ किसी माध्यम में चलती हैं तो माध्यम के प्रत्येक कण का विस्थापन तो होगा ही। तो किसी क्षण विस्थापन उस कण का जो है अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। बस इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो कई तरह की म्यूजिक उसमें बजती हैं, तो सबकी अलग अलग कणों की माध्यम होती है। तो उससे इसको आप उदाहरण में इस तरह के सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगें, जैसे मैकेनिकल वेव में भी आ जाएगा ये सिद्धांत, चुंबकीय तरंग में भी आएगा, प्रकाश तरंग में भी आएगा। और शर्त यह है कि वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ तरंग का आयाम बहुत अधिक हो, पूछ सकता है आपसे। और जहाँ लेजर तरंग हों और प्रघाती तरंग हों, जैसा कि मैंने आपको तरंग में पिछले वीडियोज़ में बताया भी है कि वहाँ लागू नहीं होता, डॉपलर में भी नहीं लागू होता। तो यहाँ पे हम तरंग सिद्धांत को बड़े आसानी समझ रहे हैं कि 2 प्रगामी तरंगें माध्यम में एक दूसरे के साथ गति करती ही हैं। 2 तरंगें तो एक दूसरे को गति को प्रभावित भी नहीं करती हैं। तालाब में आप ईंटा फेंक के देख सकते हैं। तो जब 2 तरंगें एक दूसरे को किसी माध्यम में चलती हैं तो प्रत्येक कण का जो विस्थापन होगा उसका अलग अलग जो विस्थापन है, तो उस कण का तो उसके सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत भी है। तो ये तरंगें एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं। देखिए 2-4 लाइनों में आप बढ़ा सकते हैं। रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम में प्रसारण करते हैं तो आप कई स्टेशन पकड़ाते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। और अध्यारोपण के प्रकार में ही आपसे अक्सर पूछ लेता है कि व्यतिकरण क्या है 2 नंबर में, विवर्तन क्या है, विस्पंद क्या है। तो ये 2 नंबर के सवाल को आप देखें, जैसे कि तरंगों का व्यतिकरण एक घटना है। तो क्या होता है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक ही दिशा में चलती हों तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो होगी उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है इसी के कारण, और कुछ स्थानों पर कम पाई जाती है। तो इसी घटना को हम जो है व्यतिकरण कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक ही दिशा में चल रही हों तो अध्यारोपण से माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी। तो जब भिन्न होगी तो कहीं ज़्यादा होगा और कहीं कम होगा। तो कहीं अधिक पाई जाती हैं और कहीं कम पाई जाती हैं। तो इस घटना को हम तरंगों का व्यतिकरण कहेंगे। और जहाँ अधिक पाई जाती हैं उसे समपोषी व्यतिकरण कहेंगे, और जहाँ कम पाई जाती हैं उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे।
अब इनके लिए या नगण्य होती हैं या कम होती हैं, नगण्य होती हैं, वहाँ विनाशी कहेंगे, और जहाँ अधिक होती हैं उसे हम संपोषी कहेंगे। अब इन्हीं की शर्तें होती हैं। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त आपकी ये है कि दो तरंगों के बीच कालांतर शून्य हो, या तरंग एक ही दिशा में मतलब मिलनी चाहिए, और दूसरा दोनों तरंगों के बीच पथांतर शून्य हो, या तरंग दैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुणक होना चाहिए, या करके। तो ये अक्सर पूछता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, और ये संपोषी व्यतिकरण है क्या चीज़। तो तरंगों का व्यतिकरण की घटना को अगर आप जान रहे हैं तो संपोषी व्यतिकरण को समझा देंगे। इसी तरह से विनाशी व्यतिकरण को भी देख लीजिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दो तरंगों के बीच कालांतर पाई मतलब 180 अंश का विषम गुणक होना चाहिए, या शार्ट में कह लें तरंगे विपरीत कला में होनी चाहिए। और दूसरा जो है, दो तरंगों के बीच पथांतर जो है, जो उनके बीच में पथांतर है वो λ/2 का मतलब वही तरंग दैर्घ्य बटा 2 का विषम गुणक होना चाहिए। सिर्फ 2 गुण हो गए इसके, तो विनाशी व्यतिकरण के। अब इसी चीज़ को अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंटेंट पे, प्रकाश तरंगों पर व्यतिकरण क्या है। तो यदि समान आवृत्ति या समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें जो एक ही प्रकाश स्रोत से ली गई हैं, मतलब समान आवृत्ति है, समान आयाम है, और दो प्रकाश तरंगें हैं जो एक ही स्रोत से ली गई हैं और एक ही दिशा में चलें अगर, तो इनकी परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। ये तो हमने देखा ही कि भिन्न होती है। और माध्यम के कुछ कण पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ पर न्यूनतम, एकदम अंधेरा होता है। ये भी बात सही है। इसी को हम प्रकाश तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। तो यंग साहब एक लंदन के वैज्ञानिक थे। 1801 में सर थॉमस यंग ने प्रकाश व्यतिकरण को अपने द्विक रेखा छिद्र प्रयोग करके दिखाया। ये आपसे पूछ लेता है यंग का प्रयोग बताइए, समझाइए। तो देखिए यहाँ पर एक इन्होंने एक प्लेट लिया P, यहाँ एक सोर्स लिया, और इसी से तरंगाग्र से ये यहाँ पर इस प्लेट दूसरी प्लेट लिया, इसमें भी दो छिद्र बनाए, और एक प्लेट यहाँ पर लिया, और इसमें इन्होंने प्रकाश को डाला, दो तरह के प्रकाश को। तो इसमें इन्होंने इस पर इस तरह से आप इस चित्र को बनाया। और थोड़ा सा समझ लें कि यही बनावट तो समझ ही गए। PQR तीन प्लेट ले लिया, और दो प्रकाश का, और एक S1 और एक S1 S2 दो छेद बना लिए। तो उन्होंने देखा कि इन जो रिजल्ट इनको मिला कि इन जो इसमें एक पर्दा P है, जो एक पर्दा S है, हम पढ़ ही लेते हैं। पर्दा P के आगे कुछ दूरी पर पर्दा Q रखा है। इसके पास दो छेद हैं, S1 S2। पहले में S1 S2 पहले रेखा छिद्र S में ना जाकर ऊपर नीचे तथा रेखा छिद्र S के समान दूरी पर स्थित है। तो Q के आगे कुछ दूरी पर तीसरा पर्दा R है। जब पर्दे R के बाईं ओर छेद पर एक वर्णीय प्रकाश डालते हैं तो पर्दे R पर समान चौड़ाई की दीप्ति हमको तथा अदीप्ति पट्टियाँ, दीप्ति मतलब दिखने वाली, अदीप्ति मतलब डार्क, गहराई ना दिखने वाली, एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। और इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। तो बस इन्हीं पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। और इन फ्रिंजों के बीच में देखिए गैप भी है, तो फ्रिंजों की चौड़ाई कहीं चौड़ी है, मोटी है। तो यही चीज़ को इन्होंने यंग ने अपने उसमें दिखाया और बताया, और व्याख्या भी यही की। और मेन चीज़ इनका ये फिगर जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें थोड़ा सा लिखना। अब इसी में फ्रिंज चौड़ाई के लिए एक व्यंजक इन्होंने निकाला कि फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक अक्सर आपसे पूछ देता है, W = D λ/D है। तो इसमें आपका D आपका देख लीजिए यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज, ये जो है अदीप्ति जो न दिखाई देने वाली हैं उनके बीच की चौड़ाई है D λ/D, और ये दीप्ति चूँकि दिखाई दे रही हैं तो उनके बीच की चौड़ाई है। तो ये अक्सर पूछता है कि फ्रिंज का आप जो है व्यंजक बताइए क्या है।
तो डी आपकी दूरी है, और कैपिटल डी, और स्मॉल डी जो है आपका, इसमें अगर आप देखें तो स्मॉल डी, दो सोर्स जो आप दे रहे हैं, ये फिगर भी ये भी है, तो इस फिगर से S1 S2 जो आप दो शुगर दे रहे हैं उनके बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी है, ये भी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो पर्दे की दूरी है ये कैपिटल डी है, और लैम्डा तो तरंग दैर्घ्य है। तो आपका W जो है, W को ही हम फ्रिंज व्यंजक बोलते हैं, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की शर्तें क्या होनी चाहिए प्रकाश में, तो दोनों आराम से लिख सकते हैं आप प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें। तो दोनों प्रकाश स्रोत कलाबद्ध होने चाहिए, पहली चीज़, मतलब एक ही कला में हो। दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य बराबर होने चाहिए, और दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलनी चाहिए, मतलब दोनों तरंगे एक ही दिशा में भी चलनी चाहिए। और इसके साथ ही हम एक एग्ज़ाम्पल आपको फिर वही आई इंटेंसिटी तीव्रता I1/I2 बराबर A1 स्क्वायर बटा A2, मतलब अगर आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है तो इसी को करड़ी में कर देंगे तो 5/4, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का 4, इस तरह से आपको उनके आयामों का क्या अनुपात होगा ये पूछ सकता है। तो अध्यारोपण में एक एक नंबर के सवाल में भी आप देख लें तो व्यतिकरण की घटना हो सकती है, सभी तरंगों में हो सकती है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, तो कालांतर ही कारण है। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, देखिए तीव्रता का अनुपात दे दिया है तो 9/1 है तो करणी में हो जाएगा, 3 महत्तम से, वैसे अनुपात तो अगर आप निकालेंगे तो 3/1 आएगा, लेकिन इसमें महत्तम और अधिकतम है तो इसलिए 4/1 आ रहा है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आता है प्रकाश की व्यतिकरण में ऊर्जा विनाशी वाले स्थान से स्थानांतरित होकर संपोषी मतलब कम वाले स्थान पर पहुंचती है। तरंगों में व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण वाले स्थान पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, संपोषी में अधिकतम होगी। यंग में प्रयोग में जो आपका तरंग दैर्घ्य द्विक रेखा छिद्र चौड़ाई का अनुपात था तो वो कोणीय कहलाता है, कोणीय चौड़ाई कहलाता है। और सत्य में क्या है, लेसर सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश वेग देता है, सही बात है। यदि और इसी तरह से मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और दो नंबर के, जैसे तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण से क्या समझते हैं, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या हैं, संपोषी व्यतिकरण की शर्तें लिख दीजिए, दो ही ठो हैं, 2 नंबर के सवाल हैं। विनाशी की लिख दीजिए, संपोषी तथा दोनों की लिख दीजिए, 4 नंबर का हो सकता है। तो इस तरह से आप व्यतिकरण की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है, कालांतर पे, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं। तो 4 नंबर का, 2 नंबर का, जैसा नंबर रहे वैसा ही आप उत्तर दें। और अगर बड़ा है 8 नंबर 4 नंबर है, तरंगों के व्यतिकरण के सिद्धांत को समझाइए, तो व्यतिकरण के सिद्धांत को विनाशी वगैरह पूरा आप समझा दीजिए बढ़िया से, तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं और पेज भी ग्रुप में डाल दिया है, और 15 मिनट हो भी गए। और लास्ट में आज का तो यही है कि आप लोग थोड़ा लॉकडाउन को फॉलो करते रहिए। कोरोना एक बीमारी है और इससे थोड़ा सा बचना तो होगा ही होगा हम सबको। और आज के पेपर में है कि 13 तारीख तक जो है उसके बाद कोई सूचना आएगी, तो 15-16 से एडमिशन फॉर्म आपके मिल ही रहे हैं तो ले भी सकते हैं। तो अब 13 तक तो कुछ नहीं होगा, और सोमवार से अब देखा जाएगा क्या होता है। तो अगर फॉर्म मिलते रहेंगे तो फॉर्म ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैं यही करूँगा कि आप व्यावसायिक में शिक्षा में अपना भविष्य आपको दोनों तरफ से है,
आपको जॉब भी मिल सकती है और कक्षा 12 आप आराम से पास करेंगे। 12 पास का मतलब कि वो बीकॉम करिए, बीए करिए, बी वोकेशनल डिग्री भी अब आ गई है, बी वोकेशनल करिए, 2-3 साल से डिग्रियां चल रही हैं डिग्री कॉलेज में, तो बी वोकेशनल भी आप कर सकते हैं। तो कई चीज़ें कर सकते हैं, बस वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं कर सकते बस, और बाकी तो सब कर सकते हैं। तो कक्षा 12 में कंफ्यूज मत होइए, यूपी बोर्ड से ही ये मार्कशीट आपको मिलती है। और इस साल के लड़के मैं बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनको फिर बधाई देता हूँ। और अभी उनको चूँकि मार्कशीट नहीं मिली है, तो मार्कशीट भी उनको अपना मिलेगी, जल्दी ही मिलेगी। 15 के बाद देखा जाए कैसा होता है। मेनी मेनी थैंक्स। तब तक आप लोग अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।